हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी चर्चाएं कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने के टाइम में इसके बारे में बताया गया था, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के बारे में, जो कि के का वैल्यू जो हम निकाले थे वह मीडियम पर डिपेंड करता था। हम आज उसको डिटेल में देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन क्या होता है। आज का टॉपिक है परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि कूलम्ब्स लॉ Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है वह होता है K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये पढ़ा है। और इस फार्मूला के बेसिस पर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी किए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पर ये सारी चीज़ें पढ़ी। और इसमें के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, ये पढ़ा था। लेकिन आप लोगों ने जो सवाल किया था फॉर वैक्यूम और एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने बताया था कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यह मीडियम की परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और एयर कह सकते हैं, ठीक। और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आज हम लोगों को यही परमिटिविटी के बारे में बात करना है। परमिटिविटी और एक टर्म आएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसके बारे में, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद परमिटिविटी पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं 1 कूलम्ब चार्ज का डेफिनेशन, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसको देख लेते हैं। 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है, ठीक। 1 कूलम्ब चार्ज is the charge when charges are separated by 1 meter distance and experience repulsive force by 9 into 10 to the power 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1 कूलम चार्ज उसको कहेंगे जब चार्जेज के बीच का डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 1 हो गई। और ये जो चार्ज का सेपरेशन है 1 मीटर का, और वह जो है फोर्स जो एक्सपीरियंस करे, मतलब उस दोनों चार्जेज के बीच जो फोर्स लगे वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर का होना चाहिए। यानी कि वह वैक्यूम में उसका सेपरेशन हो और उसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, और वह फोर्स एक्सपीरियंस इतना करेगा, तब हम उस चार्जेज को कहेंगे 1 कूलम चार्ज। ठीक है, इस तरह से इस चीज़ को एक छोटा सा डेफिनेशन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड में भी 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। आज हम अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी पर। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी आज का क्लास है यहीं से। परमिटिविटी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए अब यहां पर इसको समझने के लिए क्या करते हैं, Q1 Q2 चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो आपको पता है कि Q1 Q2/r² का फोर्स, ये कूलम्ब्स लॉ का कहना है। चलिए K का वैल्यू होता है 1/4πε0, हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε Q1 Q2/r²। अब एप्सिलन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलन। अब यहाँ पर देखिए F जो है डिपेंड करता है एप्सिलन पे, यानी कि एप्सिलन अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। आप देख सकते हैं इन्वर्सली पर नीचे में, और एप्सिलन अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के कारण फोर्स इफेक्टेड करता है, फोर्स इन्फ्लुएंसेज होते हैं। तो अब बात आती है कि परमिटिविटी होता क्या है। सबसे पहले परमिटिविटी का डेफिनेशन देख लीजिए। परमिटिविटी जो है किसी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जो कि क्या करता है, अपने इन्फ्लुएंसेस से फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये जो आपने सिस्टम रखा हुआ है एयर में रखा हुआ है, इसी सिस्टम को जब हम वाटर में रखेंगे तो इसमें फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ग्लासेज में रखेंगे तो इसके फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उसकी परमिटिविटी जो होती है, एप्सिलन की जो वैल्यू होती है वह ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, परमिटिविटी इन्फ्लुएंस करती है, क्या करता है, फोर्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो परमिटिविटी का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, परमिटिविटी
इज द, इसको साइड में लिखते, परमिटिविटी इज द property of any medium which reduces the interaction between charges due to its on field। मतलब परमिटिविटी अपने फील्ड की वजह से, मतलब अपने फैलाव की वजह से चार्जेज के बीच के इंटरेक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। जिसकी परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसके बीच में इंटरेक्शन उतना कम होगा, उसके बीच में उतना चार्जेज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव का जो फोर्सेज होंगे वह कम होंगे। मतलब चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है वह परमिटिविटी के बढ़ने से घट जाती है। तो परमिटिविटी क्या करता है, चार्जेज को फोर्सेज को इन्फ्लुएंस करता है। तो परमिटिविटी बढ़ेगा तो चार्जेज के बीच का फोर्स घटेगा, परमिटिविटी घटेगा तो चार्जेज के बीच का फोर्स बढ़ेगा। तो परमिटिविटी क्या है, किसी प्रॉपर्टी का किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो चार्जेज के बीच के इंटरेक्शन को रिड्यूस करता है, जो किसकी वजह से, अपने फील्ड की वजह से। ये बात होगी परमिटिविटी। आपने देखा कि परमिटिविटी क्या होता है। अब बात आती है कि परमिटिविटी, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं इस डेफिनेशन को समझने के बाद, अब इस बात को समझते हैं। परमिटिविटी का आपको दूसरा नाम बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। चलिए, परमिटिविटी जो होता है डिफरेंट मीडियम की अलग अलग होती है। अब बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन पे, जिसको आपने एप्सिलॉन को कहा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम होता है, जो कि आपको पता है। मतलब वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वह, उसको ई नॉट से लिखते हैं, ई नॉट पढ़ते हैं इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम होता है, इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, कूलम्ब पर न्यूटन, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह होता है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। और वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वह क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, यह लोएस्ट है। लोएस्ट है यानी कि ई नॉट क्या है, सबसे कम है। तो इसमें फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि आपको बताया कि जिसकी परमिटिविटी जितनी कम उस पे फोर्स उतना, उसके बीच में चार्जेस का इंटरेक्शन उतना ज़्यादा। तो परमिटिविटी की जो लोएस्ट वैल्यू है वह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो कि लोएस्ट वैल्यू। और ये किसकी होती है, वैक्यूम की होती है। वैक्यूम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स होता है। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम फोर्स
पाना है तो आप क्या कीजिए, चार्जेज को वैक्यूम में रख दीजिए, दो चार्जेज को वैक्यूम में रख दीजिएगा तो उसके बीच में मैक्सिमम फोर्सेज आपको मिलेंगे। लेकिन उसी सेपरेशन को अगर दूसरे मीडियम में रखिएगा तो उतना फोर्स नहीं मिल पाएगा जितना कि इसमें मिलेगा, क्योंकि इसकी परमिटिविटी सबसे कम है। इसके बाद और सब्सटेंसेज हैं, जैसे मान लिया जाए आप वाटर को ले लीजिए। वाटर की परमिटिविटी जो है इससे देखिएगा ज़्यादा आएगा, 7.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखिएगा 10 टू पावर माइनस 10, यहाँ 10 टू पावर माइनस 12, मतलब वाटर की परमिटिविटी इससे ज़्यादा है। तो वाटर क्या होगा, फोर्स कम होगा, किसके कंपेयर में, वैक्यूम के कंपेयर में। तो सबसे कम होता है किस में, वैक्यूम में। किस क्या परमिटिविटी वैक्यूम की सबसे कम होती है, इसलिए वहां पर फोर्स मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम फोर्स को पाने के लिए क्या करना होगा, चार्जेज को वैक्यूम में रखना होगा। वैक्यूम में हम मैक्सिमम फोर्स पा सकते हैं। चलिए, चार्जेज के बीच में इंट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो वैक्यूम में होगा। जिसकी परमिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसमें चार्जेज के बीच में इंट्रैक्शन उतना कम होगा। यानी कि आपको पता चल गया कि लोएस्ट किस में होता है, वैक्यूम में होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, ग्लास की परमिटिविटी जो होती है, इसको पायरेक्स ग्लास भी कहते हैं। ग्लास कई टाइप के होते हैं। इसकी परमिटिविटी होती है 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ग्लास की परमिटिविटी होती है। इस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेज के अलग अलग परमिटिविटी होती है। तो परमिटिविटी जो होता है वह उसकी प्रॉपर्टी है, उसके परमिटिविटी उसके कंपोजिशन, कंस्ट्रक्शन, उस सब के आधार पे होता है। सब की परमिटिविटी फिक्स होती है, ठीक है। इसकी परमिटिविटी इतनी है, इसकी इतनी है, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, फिक्स होती है। तो यहाँ से आपको जानना है कि सबसे कम परमिटिविटी होती है वैक्यूम की, जिसको हम E0 से लिखते हैं, उसकी वैल्यू इतनी होती है। लेकिन इस वैल्यू को याद करना उतना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि E0 जो होता है सबसे, E0 जो है हमेशा बड़ा होगा EM से। सॉरी, E0 जो है, E0 किसकी परमिटिविटी है, वैक्यूम की। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी से वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। सबसे लोएस्ट परमिटिविटी किसका, E0 का ही होता है। यानी कि फोर्स जो होता है F0 लिखेंगे, F0 हमने उसको लिखा, जब फोर्स हम किस में निकालेंगे, वैक्यूम में, दो चार्जेस के बीच का इंट्रैक्शन को हमने F0 लिखा। क्योंकि परमिटिविटी सबसे कम है इसमें, तो इसलिए फोर्स इसमें सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि किसी भी मीडियम में मैंने जो बताया कि इंट्रैक्शन दो चार्जेज के बीच कम होगा एज कंपेयर टू किस में, जब हम एयर और वैक्यूम में रखेंगे तो उसमें ज़्यादा होगा और किसी मीडियम में कम होगा। मान लिया जाए एक सिस्टम मैंने लिया, ये Q1 Q2 चार्ज को, इसके बीच का सेपरेशन R है, इसको मैंने किस में रख दिया, एयर में रख दिया। और एक ये इसी सेपरेशन को सेम मैंने वाटर में रख दिया, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी वो F0 लिखा मैंने, और इसको जो लिखा किसी मीडियम को, मान लिया लिक्विड में रखा तो लिक्विड लिखा, वाटर। तो क्योंकि परमिटिविटी इसकी क्या है, कम है, तो E0 इज लेस देन EL, सो क्या होगा, F0 इज ग्रेटर देन FL। आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग। किसी मीडियम की परमिटिविटी इससे ज़्यादा है तो इसमें इसलिए उसमें क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उस अदर मीडियम से, ठीक है। ये चीज़ है। लेकिन अब इस परमिटिविटी को इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है कि सारे पे एक आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैक्यूम की परमिटिविटी कितना, लेकिन ये सब को याद करना जरूरी नहीं है। तो इस
टर्म को आसान करने के लिए, इसको हम परमिटिविटी से रिलेटेड सवाल को, परमिटिविटी को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। वो टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। नाम से ही आपको पता चलता होगा रिलेटिव मतलब रिलेटेड। तो इसमें क्या किया गया कि सब जितने भी सब्सटेंसेज हैं उस सारे सब्सटेंसेज की परमिटिविटी को किसके साथ रिलेट किया गया? वैक्यूम के परमिटिविटी के साथ रिलेट कर गया। उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया, उसके साथ रेशियो बनाया गया। उसी से हमको इसकी परमिटिविटी पता है, उसके बाद हम उस रेशियो को पता कर लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी पता कर लेते हैं, तो उसके बाद हम सबकी परमिटिविटी निकाल लेते हैं। तो हम एक टर्म को डिफाइन करेंगे, वो टर्म होगा रिलेटिव परमिटिविटी। आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप इसको रख सकते हैं। बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक नया टर्म जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल लेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी हेडिंग दीजिए। चलिए, यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी को ER से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ER से। ठीक है, चलिए। रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, जिसको कि हम EM से लिखेंगे, बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मैंने बताया था आप लोगों को, हम रिलेटिव परमिटिविटी में क्या करेंगे, वैक्यूम के साथ उसका रिलेशन निकालेंगे, उसका रेशियो निकालें। E0 सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ER जो है यहाँ से कह सकते हैं EM/E0। ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा, उस कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, ये उसको पता कर लेंगे। उसके बाद आसानी से एक सवाल के जरिए देखेंगे इसको। यहाँ से हम लिख सकते हैं EM = E0 इंटू ER। E0 तो आपको पता है क्या है, E0 की वैल्यू भी आपको पता है क्या है। अब पता क्या करना है, ER पता चल जाए तो हम EM निकाल लेंगे परमिटिविटी किसी मीडियम का। ठीक है, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर को ही ले लेते हैं, इज 81 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 81 है। तो हम देन फाइंड परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर कह दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का कितना है, 81 है, यानी कि ER हमको पता है, किसका, वाटर का, 81 है। ठीक है, हमको क्या पूछा, परमिटिविटी किसका पूछा, वाटर का पूछा। रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ, यानी कि ER दिया हुआ है। ठीक है, ER दिया हुआ है और E0 तो हमें पता ही है, 8.85 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो पता है। अब हम क्या कर सकते हैं, वाटर का निकाल सकते हैं परमिटिविटी। क्या करना है, 81 जो कि क्या है, ER है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8.85
कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, सॉरी 8.85 इंटू 10⁻, क्या होता है -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगा वही परमिटिविटी ऑफ वाटर होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या किया, काम को आसान कर दिया। हम क्या करते हैं, आपको पता चला कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि ER = EM/E0। EM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E0 × ER कर देंगे, इससे आपका ये चीज़ निकल जाएगा। अब आपको पता चला कि परमिटिविटी जो है किसी मीडियम का, वह परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का ER टाइम होता है, यानी कि उसके रिलेटिव परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का प्रोडक्ट होता है। ये चीज़ें आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे, यहाँ से हमको ये रिलेशन पता चला ER = EM/E0। वहाँ से आपको पता चला एक सवाल, छोटा सा सवाल, रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, तो हमको क्या निकालना है, वाटर का परमिटिविटी निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला बेस था, हमने कर दिया। इसी तरह आपको और छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। तो चलिए, इस बात को आप समझ गए। यहाँ से एक रिलेशन याद रखना है, EM = E0 × ER या फिर ER = EM/E0। चलिए, ये चीज़ें हम लोग समझ गए। अब हम इसको फोर्स से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि फोर्स से हम कैसे इसको रिलेट कर पाएंगे, परमिटिविटी को फोर्स से कैसे रिलेट करें। एक रिलेशन आएगा, हमें एक रिलेशन पता चला, वह पता चला EM = ER × E0 का। ये रिलेशन को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमें पता चला। अब हम क्या करते हैं, इसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम एक को देखिए, एक Q1 और Q2 दो चार्ज, इसके बीच के सेपरेशन को R ले लिया, F0 इसके बीच फोर्स लगा। F0 लगने का मतलब हुआ ये एयर में, एयर और वैक्यूम में। अब इसी सेपरेशन को हमने क्या किया, किसी मीडियम में डाल दिया। कोई भी मीडियम है तो उस पर फोर्स लगेगा Fm। किसी मीडियम में मैंने डाला तो F0 की वैल्यू क्या होगी, F0 की वैल्यू आप कहिएगा 1/4πε0 होगा। Q1 Q2/R², यही तो होगा ना, दोनों के चार्जेस का प्रोडक्ट और उसका। अब Fm की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε के स्थान पे आप εm लिखिएगा, क्योंकि उसकी परमिटिविटी इसी का लिखना पड़ेगा। वहाँ पे एयर था तो एयर की परमिटिविटी लिखे। चलिए, Q1 Q2/R², ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, F0/Fm = क्या आएगा, आप देखिए तो 1/4πε0 Q1 Q2/R² बाय 1/4πεm Q1 Q2/R², ठीक है। ये सारे टर्म कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे। बचेगा क्या, F0/Fm = 1/ε0 बाय 1/εm। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, F0/Fm, ये ऊपर चला जाएगा, εm/ε0। अब याद कीजिए कि ε0 परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को आप क्या लिखते थे, ER लिखते थे, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। क्या लिखते थे,
रिलेटिव परमिटिविटी को तो लिखते थे ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको हम ER से लिखते थे। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं FM जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, FM को इधर कर दीजिए तो F0 बाय ER कर सकते हैं। अब इस बात से क्या रिजल्ट निकला, इस बात से आप देखिए कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी जितना बढ़ेगा, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जितना बढ़ेगा उसमें फोर्स उतना कम हो जाएगा। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी से भाग लग गया, इसका मतलब है कि F0 से फोर्स क्या आएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए एक सवाल को, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लेते हैं, मान लिया जाए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, हम लेते हैं ग्लास का ही, नाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब 9 है रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास का, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा इसमें, फोर्स अगर मान लिया जाए किसी वैक्यूम में F0 है तो उसमें FM, अब ग्लास में उसकी फोर्स क्या हो जाएगी F0 बाय 9, मतलब जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। परमिटिविटी 9 हुआ, तो यही तो रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो F0 बटी ER। किसी मीडियम में फोर्स निकालना है, हमको F0 पता है, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता है, तो आराम से फोर्स निकल जाएगा, सिंपल सा। यानी कि FM इक्वल टू F0 बाई ER, EM इक्वल टू ER इंटू E0, ठीक है। यानी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो होता है ER टाइम होता है E0 का। अब किसी मीडियम में जो फोर्स होता है वह F0 का, F0 किसका, यहाँ E0 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यहाँ F0 क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम, F0 बाय ER। यहाँ पर ER का क्या होता है, मल्टीपुल होता है, ER गुना होता है, यहाँ 1 बाय ER होता है, ठीक है। ये रिलेशंस हैं। आप दो रिजल्ट को यहाँ से, इस सवाल को भी देख सकते हैं, आप दो रिजल्ट इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका मैंने प्रूफ दिखाया कि किस तरह से आप कर सकते हैं। एक रिजल्ट आपका ये है और एक रिजल्ट आपका ये है, इस रिजल्ट को भी आप लिख लीजिए। FM इज इक्वल टू F0 बाई ER। चलिए हमको इससे रिलेटेड अब सवाल करना है। ये दो रिजल्ट आपके सामने हैं, आपने परमिटिविटी समझ लिया, रिलेटिव परमिटिविटी समझ लिया, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया। चलिए कुछ सवाल आप करके देखते हैं क्या होता है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एक सिस्टम है Q1 और Q2 का, इसके बीच का डिस्टेंस D है, तो इस पर जो फोर्स लगता है एयर में F0 लगता है, ठीक है। उसी अरेंजमेंट को Q1 और Q2 को हमने D ही सेपरेशन रखा, उसको हमने किसी मीडियम में रखा, किसी दूसरे मीडियम में लेके गया, तो उस पे जो फोर्स लगा वह फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई।
वह F0/4 हो गया। ठीक है, F0 मैंने इसलिए लिखा कि वह क्या हो गया, वैक्यूम में है। अब उसी सेपरेशन को किसी अदर मीडियम में लेकर के गए तो उसके फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, F0 हो गई। अदर मीडियम हम इसको यहाँ पर ले सकते हैं कैप्ड इन एनी मीडियम। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब कोई आप आसानी से बता सकते हैं कि उसकी परमिटिविटी क्या होगा। फोर्स देखिए 4 गुना कम हो गया है, फोर्स F0 था उससे 4 गुना कम हो गया, यानी कि आप आंसर कह सकते हैं। आपको जो रिलेशन पता था, किसी भी मीडियम में फोर्स जो होता है F0/4 होता है, सॉरी F0/ER होता है, आपको पता है, अभी तुरंत पता है। तो इस मीडियम में फोर्स कितना है, F0/4 है या नहीं। इस मीडियम में फोर्स F0/4 ही है, यहाँ पे F0/ER है। ER की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर आप आराम से लिख सकते हैं 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपको पता है कि Fm = F0/ER होता है। इसमें फोर्स कितनी है, F0/4 है, यहाँ पर F0 है, ये ER आप इक्वेट कीजिएगा तो ER की वैल्यू। ये तो आप आराम से सवाल आएगा, आप सॉल्व करके आराम से लिख दीजिएगा। क्या सिंपल है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है, लेकिन आपको प्रोसीजर कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप देख लीजिए। चलिए, आपको बता दिया इसका आंसर तो 4 आएगा। चलिए देखते हैं, इस सेपरेशन में रखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए। F0 की वैल्यू आपको लिखना है, क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस d है तो d का स्क्वायर। अब उस मीडियम का फोर्स लिखना है तो Fm लिख देते हैं। Fm की वैल्यू हमको पता है F0/4 है, लेकिन इसका क्या लिखेंगे, 1/4πε होगा, क्योंकि उस मीडियम में रखे हैं। Q1 Q2 बाय d²। अब सिंपल प्रोसीजर, डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, F0/Fm। देखिए Q1 Q2 भी कट जाएगा, d² भी कट जाएगा, सारा टर्म कट जाएगा, बचेगा 1/4π भी कट जाएगा, 1/ε0 बचेगा, जो हम लिख देते हैं 1/ε0/1/em, यही बचेगा ना। इसको ऊपर कीजिएगा तो Em/E0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, ER होती है, आपको पता है, फार्मूला भी बताया आपको। अब Fm, अब Em/ER आ गया। अब यहाँ पर देखिए F0 दिया हुआ है, अब Fm कितना है, F0/4 है, तो यहाँ रख दीजिए आप। ठीक है, = ER कह सकते हैं। अब देखिए दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, ER = आपका ऊपर चला जाएगा तो 4 आ गया। आप वहाँ से भी फार्मूला से भी डायरेक्ट कर दिए थे, आप इस तरह भी कर सकते हैं। क्या सिंपल सवाल है ना। तो परमिटिविटी क्या करता है, इंट्रैक्शन जो होता है चार्जेज के बीच में, परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो वो कम कर देगा। सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, वैक्यूम की होती है, जिसको ε0 से लिखते हैं। तो इसीलिए उसमें फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसकी जितनी परमिटिविटी होगी उसमें इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज उतने कम होंगे। इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज कहने का मतलब वो फोर्स, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें सिंपल है। और परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। आपको 2 फार्मूला आपको मैंने बताया, Em = E0 × ER, और दूसरा बताया Fm = F0/ER। ऑब्वियस सी बात है, आपको जो सिंपल सा याद रखना है कि परमिटिविटी जितनी ज़्यादा उतना फोर्स कम उस मीडियम में। चलिए इस बात से एक और सवाल लेते हैं। चलिए
एक और सवाल लेते हैं। चलिए, एक सवाल है, आप लोगों को ट्राई करना है। जब हम सवाल दें तो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई किया कीजिए, जब ना बने तब जा कर के सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेंगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा सवाल सॉल्व। एक सवाल है, देखिए, Q1 और Q2 चार्जेज हैं, इसके बीच का सेपरेशन D है। एक बार फिर से D लिए तो इसके बीच का जो फोर्स इस बार F ले लेते हैं। ये वैक्यूम में रखा हुआ है, कैप्टिन वैक्यूम, समझ लीजिए, कैप्टिन वैक्यूम। कैप्टिन वैक्यूम में रखा हुआ है। इसी सेपरेशन को Q1 और Q2 को हमने क्या किया, सेपरेशन को कम कर दिया, D/4 कर दिया, सेपरेशन कम कर दिया, और हमने किसी मीडियम में उसको रखा है, और फोर्स की वैल्यू भी कम हो गई, F/2 कह सकते हैं। यह है कैप्ट इन मान लेते हैं लिक्विड में है। आपसे पूछा गया फाइंड द परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, ट्राई कीजिए। सेम प्रोसेस, जिस प्रोसीजर से मैंने सवाल सॉल्व किया उसी प्रोसीजर से आप सॉल्व कीजिए। सिंपल सवाल है, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। आपको कुछ नहीं करना है, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड की परमिटिविटी निकालनी है। कुछ नहीं करना है आपको, इसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, सारा चीज़ दोनों में फोर्स निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं, सवाल आप लोग समझ गए होंगे। इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर F क्या होगा, K Q1, K नहीं लिखते हैं अब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, क्योंकि किस में, वैक्यूम में लिखा हुआ है, Q1 Q2/d²। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए ये F है, अब देखिए यहाँ पर F हम कह सकते हैं, किसी लिक्विड में है तो हम FL लिख देते हैं, लिक्विड FL। चलिए हम लिख सकते हैं 1/4 पाई E एप्सिलॉन L इज Q1 Q2/, अब d² नहीं होगा, चेंज हो चुका है, सेपरेशन भी चेंज कर चुके हैं, तो d/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन L 16 Q1 Q2/d, इसके ऊपर 4 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब दो इक्वेशन आ गए, हम क्या करेंगे, F/FL इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/d²। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन L 16 Q1 Q2/d²। अब देखिए जो कटने वाला होगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q1 Q2 Q1, ये d² सारा कैंसिल है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं F/FL। FL की वैल्यू भी हमको दे रखी है, F/2। आप देखिए वहाँ पे इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे में है 1/ε0, यहाँ लिखने में गलती नहीं कर दीजिएगा। अब इस जगह क्या है, नीचे में 16 है, 16/εl। अब देखिए
F/F/2 है, यानी कि आप इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। F/F/2 है तो यानी कि ये दोनों कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं EL/16 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इधर कर दीजिए, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। EL/एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं एक बार फिर से बताइए, ER लिख सकते हैं। पता चल गया। फाइंड द परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, परमिटिविटी ER पता चल गया हमको। ठीक है, ER पता चल गया कितना है 32 है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी निकला। अब परमिटिविटी पूछा है इस लिक्विड का, तो हम इसमें ई नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा 32 गुना ई नॉट कर देंगे। तो कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, अगर आपको परमिटिविटी निकालना है तो सिंपल सा क्या कीजिए, EL निकालना है तो 32 ER हमको आया है इंटू ई नॉट कर दीजिए, क्या सिंपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था। अब इसको डायरेक्ट भी आप रिलेटिव परमिटिविटी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी, इसको शॉर्ट में भी रिलेटिव परमिटिविटी को आप लिख सकते हैं शॉर्ट में ER। फाइंड ER ऑफ द लिक्विड, ER ऑफ लिक्विड कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कहिए कैसे। देखिए सिंपल सा बात आप सोचिए, सेपरेशन 4 गुना कम हो गया है। सिंपल सोचिए, सेपरेशन 4 गुना कम हुआ है, यानी कि फोर्स 16 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। सेपरेशन D था, D/4 हो गया, यानी कि 16 गुना फोर्स बढ़ गया। 16 गुना फोर्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ, सिक्सटीन गुना फोर्स बढ़ गया, तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी। यहां पर अब यहां पर क्या कहें, लिक्विड में रखा हुआ है तो उसकी परमिटिविटी, सबसे पहली बात F/2 है तो यानी कि उसकी नॉर्मल परमिटिविटी 2 आता। लेकिन इसके सेपरेशन में क्या हो गया, इसके सेपरेशन की वजह से D/16 गुना बढ़ने से ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, 32 आ गया। सिंपल सा आपको ऐसा सवाल है तो यहाँ पे D/4 हुआ है, D/4 हुआ है, तो आपने अगर मान लिया जाए 4 गुना सेपरेशन घट यहाँ D से 4D हो जाता तो क्या होता, D से 4D होता तो यहाँ पर सेपरेशन बढ़ गया तो फोर्स घट जाता। फोर्स का घटना दैट मीन्स, तो यहाँ पे फोर्स घटता तो उसके अनुसार से रेशियो निकलता, उसको आप सॉल्व करते, जो रिजल्ट आता आप यहाँ पर QF था जो D/4 था, यहाँ 4D आता तो उसके अनुसार से आप सॉल्व करके निकालते। तो उसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। ठीक है, 4 चौक 16 तो नहीं 32। स्क्वायर टाइम आपने कूलम्ब्स लॉ में देखा है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है। तो ठीक है, इस तरह से सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब एक सवाल है जो कि अच्छा सवाल है।
देखिए सवाल को समझा देते हैं। दो सवाल देंगे, एक सवाल हम देंगे और एक सवाल करवाएंगे, एक सवाल देंगे। 2 सवाल है, सेम टाइप का ही है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे पिछले क्लास में भी सवाल करवाया। सवाल लिख देते हैं लैंग्वेज में। टू आइडेंटिकली स्पेरिकली चार्ज्ड अच्छा सवाल है। स्पेरिकली चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर दोनों सेम रेडियस का है। मेटेलिक स्फीयर दोनों पे चार्ज भी सेम है, सब आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल है, सेम चार्ज है। हंग बाय स्ट्रिंग and the string make two theta angle between angle to each other इन वैक्यूम। मतलब वो सेपरेशन वैक्यूम में है, उसके बीच में जो एंगल है 2 थीटा है। When the whole arrangement is kept in liquid of density। अब उस लिक्विड की डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सीसी। सॉरी 0.8 ग्राम पर सीसी इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। डेंसिटी जो है मेटेलिक स्फीयर का दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सवाल समझ लीजिए। 2 आइडेंटिकली स्फेरिकली चार्ज मेटेलिक स्फीयर है जो कि लटका हुआ है स्ट्रिंग से, एंड द स्ट्रिंग मेक्स 2 थीटा एंगल टू ईच अदर इन वैक्यूम व्हेन द होल अरेंजमेंट इज केप्ट इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। डेंसिटी जो है मेटेलिक स्फीयर का ये दे रखा है। चलिए सवाल को फिगर बनाते हैं इसकी साइड में, उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। मिटा दें इसको। चलिए देखिए सवाल में जो डाटा दिया हुआ है वो है कि 2 आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर है। इस टाइप का सवाल पिछले क्लास में भी हुआ है, ठीक है। इसके बीच का एंगल 2 थीटा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है 2 चार्ज,
ठीक है। इसके बीच में अगर 2 थीटा है तो इसको थीटा थीटा कर सकते हैं। और इसकी डेंसिटी दे रखी है, डाटा में जो दिया है डेंसिटी जो दिया हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है। ये अरेंजमेंट सबसे पहले वैक्यूम में है और उसके बाद उसी अरेंजमेंट को कहाँ ले गया है, एयर में, सॉरी लिक्विड में लेके आया। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि इस पर फोर्स क्या क्या लगेगा। एक नीचे की तरफ mg लगेगा, कोई दिक्कत, इसके बारे में बात हो चुकी है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक इधर की तरफ जो लगेगा इसमें टेंशन आएगा T, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा T cos थीटा, इधर की तरफ बनेगा T sin थीटा। और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगेगा, क्योंकि किस में है, लिक्विड में है, सॉरी एयर में है, वैक्यूम में, तो इसलिए F0 मैंने फोर्स की वैल्यू लिखा। अब आप बैलेंसिंग कर दीजिए फोर्स को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं T sin थीटा इज इक्वल टू F0 लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं, बैलेंसिंग कीजिएगा फोर्स को, तो क्या होगा T sin T cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये देखिए अरेंजमेंट जो है इक्विलिब्रियम में, ये होल अरेंजमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो फोर्स को क्या करेंगे, T sin थीटा इक्वल टू F0, T cos थीटा इक्वल टू mg। यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, इस दोनों को डिवाइड किए, tan थीटा इक्वल टू F0 बाय mg। अब लेकिन यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक चीज़ देख लीजिए। एक डाटा लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम यहाँ पर रो ले लेते हैं। वह कितना दिया हुआ है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है। और डेंसिटी ऑफ मास भी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर भी दिया हुआ है। स्फीयर की डेंसिटी को हम सिग्मा ले लेते हैं, यह है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर स्फीयर है, स्फीयर का मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया, मास नहीं दिया हुआ। सबसे पहले आइडेंटिकल है तो इसकी वॉल्यूम को भी ले लेते हैं। आपको पता है कि डेंसिटी जो होता है, मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, यानी कि मास इक्वल टू रो भी हो जाएगा। यहाँ पे स्फीयर है तो स्फीयर की डेंसिटी को सिग्मा लिए हैं तो सिग्मा ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा भी हो जाएगा। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं F0 बाय सिग्मा भी जी, कह सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर स्फीयर की डेंसिटी सिग्मा लिए, तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम, मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी सिग्मा है इंटू वॉल्यूम उसका भी मान लिए इंटू जी। ये बात क्लियर है। tan थीटा इक्वल टू F0 बाय रो वी जी आया, ठीक है। हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, F0 को F0 रहने दीजिए, इसकी वैल्यू है 1.6 गुना भी को भी रहने दीजिए, और जी का वैल्यू 10 है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 10 है, यानी कि F0 बाय 16 भी, ये कह सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसी अरेंजमेंट को, सेम अरेंजमेंट को किस में लाया गया है, लिक्विड में लाया गया है। जी की वैल्यू दिया हुआ है
चलिए अब देखते हैं इस अरेंजमेंट को लिक्विड में लाते हैं तो क्या होगा। सेम चीज़ होगा लेकिन एक फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा इस पर। अरेंजमेंट सेम है, सवाल ही कह रहा है कि अरेंजमेंट सेम है, सारा चीज़ सेम है, लेकिन इसको क्या किया है, 2 थीटा एंगल था तो मैंने थीटा थीटा कर दिया। इस अरेंजमेंट को लिक्विड में ला लिया, लिक्विड में लाया तो इस पर टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, ये टेंशन अब टी डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये टी डैश कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी डैश साइन थीटा। ये टी डैश टेंशन के कंपोनेंट को 2 पार्ट में तोड़ दिया, नीचे की तरफ mg ही लगेगा, इधर की तरफ अब फोर्स क्या होगा, FL लिख सकते हैं, लिक्विड में है तो ठीक है। एक और फोर्स लगेगा क्योंकि लिक्विड में इसको सेपरेट किया गया है, तो ऊपर की तरफ इस पर लगेगा अप थ्रस्ट। क्या लगेगा, अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ। लिक्विड में जैसे इसको दबाइएगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स होगा अप थ्रस्ट। अब इसको जब बैलेंस कीजिएगा तो FL आपको पता है क्या, लिक्विड में रखें तो वो फोर्स को रखें टी डैश साइन थीटा। दूसरी बात, अब ये हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा, ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट भी है तो अप थ्रस्ट इज इक्वल टू mg, यानी कि टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं mg माइनस u, कह सकते हैं। अब हो जाएगा, अब इसको भाग दीजिएगा तो टेन थीटा भी यहाँ से आ जाएगा, FL बटे mg माइनस u, ठीक है। अब जो होता है mg माइनस u, अब u तो अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट की वैल्यू होती है u इक्वल टू वी रो जी, ठीक है। u इक्वल टू क्या होता है, वी रो जी। v तो आपको क्या लगेगा, स्फीयर का, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और g तो आपको पता है ग्रेविटी का। चलिए अब हम यहाँ से सारे वैल्यू को एक बार फिर से रखते हैं। टेन थीटा FL तो रहने देते हैं, mg को एक बार फिर से आप रखिएगा रो Vg, क्योंकि वही मास है तो मैंने रख दिया रो Vg माइनस सिग्मा Vg, रो Vg सिग्मा। अब क्या होगा, आप थ्रस्ट की वैल्यू लिखेंगे V जो कि स्फीयर का, उसके बाद रो, अब लेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो जी। अब देखिए सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से पुट कीजिएगा तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा FL टेन थीटा इज इक्वल टू FL को रहने दीजिए। अब देखिए इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, 16 भी आया, नीचे सॉल्व किया ना, इसी को सॉल्व किए, 16 भी आया, माइनस v का वैल्यू तो सेम ही है, v माने हैं, v हो जाए उसकी वॉल्यूम को, रो की वैल्यू 0.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। अब यहाँ से आया, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको अगर सॉल्व कर लिए तो FL बाय 8 भी आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, FL बाय 8 भी इज इक्वल टू F0 बाय 16 भी, v से v कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, FL इक्वल टू F0 बाय 2 हो गया। अब आपको पता है किसी भी मीडियम में जो फोर्स होता है वैक्यूम के फोर्स का ER होता है, ये पता है ना। यहाँ से इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा तो ER की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही तो पूछा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा था, ER की वैल्यू आ गई, ER इक्वल टू 2, ठीक है।
ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम इसी टाइप का सवाल है, सारे अरेंजमेंट भी यही है, सिर्फ हम क्या करते हैं, सवाल सब वही है, थीटा को हम चेंज कर देते हैं। आप लोग सवाल लिख लीजिएगा फिर से, थीटा कर दिया मैंने 60 डिग्री, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे थीटा 2 थीटा था। हम सवाल फिगर बना देते हैं, सवाल आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अब उस सवाल को का ऑप्शन दे देंगे, ट्राई कीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन कौन सा मैच करता है। चलिए, ऑप्शन कौन सा मैच करता है, सवाल हम यही सेम, यहाँ पर थीटा है, अरेंजमेंट यही है, थीटा नहीं 60 डिग्री है इस बार। और इस पहले सबसे पहले क्या है, ये अरेंजमेंट शुरू में क्या है, एयर और वैक्यूम में है। उसके बाद इस अरेंजमेंट को क्या कर दिया गया है, किस में ले गया है, उसे लिक्विड में लेके गया है। ये लिक्विड में है, थीटा सेम ही है 60 डिग्री। सवाल का डाटा थोड़ा चेंज है, वह डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है इस बार 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और 0.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ऑप्शन हम दे देते हैं, पहला ऑप्शन है 2.0, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 3.5, चौथा ऑप्शन है 1.2, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा, ये सवाल है। इस सवाल को ट्राई कीजिएगा, सेम सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे।